सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए कल की क्लास को हम जो आगे बढ़ाते हैं। कल हम पढ़ रहे थे प्रकरण 4। प्रकरण 4 में जो है मैंने आप सभी को मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, मौलिक उपन्यास और अनुदित उपन्यास और हिंदी कहानी जो है मैंने पढ़ाया था। ठीक है, यानी प्रकरण 4 में जो है ये सभी टॉपिक दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, जिसको हमने पढ़ लिया था। बाकी रह गया था हमारा निबंध और आलोचना। ठीक है, ये 2 टॉपिक बाकी है, तो चलिए उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज जो है कंप्लीट हो जाएगा प्रकरण 4। उसके बाद जो हम चलेंगे प्रकरण 5 पे। ठीक है ना। सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में बनी रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा क्लास पसंद आए तो। ठीक है, छोटा सा कमेंट भी करिएगा। ठीक है, छोटी कहानियाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, है ना। ये सारी कहानियाँ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है निबंध, हाँ यहाँ से हम जो है निबंध पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली लाइन है। ठीक है, ये कोटेशन जो है कई बार पूछा गया है कि कथन दे के पूछता है कि यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कवियों या लेखकों की कसौटी क्या है, तो ध्यान रखिएगा गद्य होगा। ठीक है, गद्य होगा। दूसरा कलर ले लेती हूँ ना, पता नहीं चल रहा है इसमें, रेड लेती हूँ, है ना, गद्य होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गद्य की कसौटी क्या है। ठीक है, गद्य की कसौटी अगर पूछता है तो क्या आपको लगाना है, निबंध लगाना है, निबंध है। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, और एक तो पूरा कोटेशन ही देके पूछा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है यह कथन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है गद्य में सबसे अच्छी विधा जो लिखी गई है वो कौन सी है, तो निबंध है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। ठीक है, आगे कहते हैं, इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि निबंध जो है उसके कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो विचारात्मक, ठीक है, विचारात्मक भी हो सकते हैं, भावात्मक भी और वर्णनात्मक भी। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रहना चाहिए ताकि आप जो है इसमें जो है सही आंसर आप छाड़ सकें। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंध में व्यास और समास की रीति। ठीक है, विचारात्मक निबंध में जो है व्यास और समास की रीति, और भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विपेक्ष की रीति। इसी विपेक्ष के भीतर वह प्रलाप शैली आएगी। ठीक है, किसके भीतर प्रलाप शैली आएगी, धारा, तरंग और विपेक्ष की रीति। ठीक है, इसी विपेक्ष के भीतर जो है यानी विवेक्ष रीति इसके अंतर्गत। ठीक है, क्या आएगा, प्रलाप शैली। ठीक है, प्रलाप शैली आएगी, जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शैलियों के अनुसार यानी जो लिखने की शैली है उसके अनुसार जो है गुण और दोष भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो है पहले कवि हैं यहाँ पे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब इनको हम पढ़ेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि इनका जन्म जो है दौलतपुर जिला रायबरेली वैशाख शुक्ल में जो है संवत 1927 को, और देहावसान जो है इनका संवत 1995 को हुआ था। ठीक है, संवत में है, आप लोग ईस्वी में निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवत में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, संवत में आजकल पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है,
आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन भार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब लिया था? तो 1903 में। ठीक है, यहाँ पे जो है सन दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सन दिया गया है, ना कि संवत में दिया गया है। ठीक है, सरस्वती का संपादन भार लिया। आगे कहते हैं तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ जो है समझ जाए। यानी शुक्ल जी कहते हैं यहाँ पे कि 1903 में सरस्वती का संपादन भार जो है किसने लिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में। ठीक है, तब से जो है अपना जो है ज़्यादातर समय जो है लिखने में ही लगाया करते थे। लिखने की सफलता में वो इस बात का ध्यान रखते थे कि जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको जो पढ़ने वाला है, पाठक है वो जो है बहुत कुछ जो है समझ जाए। और कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त जो है उन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि पर इन लेखों में अधिकतर लेख जो है कौन सा है? तो बातों का संग्रह है। ठीक है, बातों का संग्रह। इनके लेखों को, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को क्या कहा गया है? तो बातों का संग्रह कहा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको अलग से लिख लेंगे। बातों के संग्रह के रूप में ही है। आगे कहते हैं कि भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। आगे देखिए, अस्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि अस्थायी निबंध में अगर हम बात करें तो 2 ही श्रेणी के जो है इनके लेख आ सकते हैं। ठीक है, कवि और कविता और प्रतिभा, ठीक है, आदि आ सकते हैं। आगे कहते हैं कि पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से नहीं लिखे जान पड़ते। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कहते हैं कि कवि और कविता, ठीक है, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं। इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें जो है बहुत छोटे तौर पर कही गई हैं। जैसे, ठीक है, कवि और कविता में जो बातें कही गई हैं ये यहाँ पे जो है लिखा गया है इतना। ठीक है, तो इसको जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिनके पास बुक होगा वो पढ़ लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए। आगे कहते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख या निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो विचारात्मक श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, विचारात्मक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं पर विचार की वह गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। आगे यहाँ से देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है। कहते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा कर कसे गए हों। ठीक है, और आगे कहते हैं कि एक वाक्य किसी संबंध विचारखंड को लिए होगा ना, यहाँ पे विचारखंड के लिए हो, है ना। आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। बताओ, है ना। शुक्ल जी कहते हैं कि इनके लेखनी जो है उसको देखकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए जो है लिख रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि मतलब जो ज़्यादा समझदार ना हो वो भी आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं एक एक सीधी बात, कुछ हेर फेर कहीं कहीं, केवल शब्द को ही एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से देखते हैं। एक एक सीधी बात, कुछ हेर फेर कहीं कहीं, केवल शब्द के ही साथ 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है इनकी लेखनी। ठीक है, क्या करें, क्लिष्ट शब्द है, कहीं कहीं जुबान लड़खड़ा जाती है कि पूछो मत।
ठीक है, आगे देखिए, उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूरा जो यहाँ बताए हैं, निबंध हम पढ़ रहे हैं, निबंध, ठीक है, उसके अंतर्गत उनके निबंध का जो लेखन कार्य है वो कैसा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नपे आगे कहते हैं, नपे तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद के बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जा सकता है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि उनकी यह व्यास शैली, ठीक है, इनके लिखने का जो शैली है वो व्यास शैली है। ठीक है, उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। विपक्षी यानी इनके जो विरोधी होंगे उनके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कवि पे, पंडित माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, इनका जन्म जो है पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास कुंगड़, ठीक है, भिवानी के पास कुंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928, ठीक है, 1928 को सन 1928 को है ना हुआ था। पर परलोकवास उसी ग्राम में किसके कारण हुआ? प्लेग के कारण। ठीक है, चैत कृष्ण 4 और संवत 1964 को। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? 1928 को, और जो है मृत्यु कब हुई? तो 1964। ठीक है, ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक और भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत जो है अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। आगे कहते हैं, इससे इनकी शैली बहुत प्रबल होती थी। गौड़ होने के कारण जो है मारवाड़ियों से इनका विशेष गौड़ है ना, गौड़ होने के कारण जो है इनका संबंध जो है मारवाड़ियों से ज़्यादा रहता था। ठीक है, उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। आगे देखिए, इसी से वैश्योपकार, ठीक है, इसी से वैश्योपकार पत्र का संपादन कुछ दिन इन्होंने अपने ऊपर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माधव प्रसाद मिश्र ने जो है किस पत्रिका का संपादन कार्यभार अपने ऊपर लिया था? तो वैश्योपकार। ठीक है, संपादन भार जो है कुछ दिनों तक इन्होंने अपने ऊपर लिया। जिस वर्ष सरस्वती निकली, ठीक है, जिस वर्ष जो है सरस्वती पत्रिका निकली, यानी 1903 में, नहीं 1903 में तो कार्यभार संभाला था ना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो जिस वर्ष जो है सरस्वती पत्रिका निकली, यहाँ पे दिया संवत में दिया गया है 1957। ठीक है, अब इसको ईस्वी में आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 1957। उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने जो है सुदर्शन नाम का एक जो है मासिक पत्रिका निकलवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुदर्शन पत्रिका। ठीक है, जो 2.25 वर्ष जो है चलकर बंद हो गया। ठीक है, सुदर्शन पत्रिका इन्होंने निकलवाया जो 2 वर्ष चलकर जो है बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं, इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध लिखे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक जो है कृष्णचंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, समालोचक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो गुलेरी जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसी से एक बार लिखा था, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी वो दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं तीसरे कवि पे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अब ये एक एक कवि जो यहाँ पे दिया गया है ना, इससे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे कि मैम ऐसे पढ़ा रही हैं तो हम भी ऐसे पढ़ के निकल जाएं। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रही हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरे पास पहले बुक था ना जिससे मैंने तैयारी की थी, वो बुक जो है ना बहुत ख़राब हो गया, फिर मैंने न्यू बुक मंगाया इसको, तो इसको मुझे हाईलाइट करना पड़ता है पढ़ के। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ लिया तो ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा याद रहेगा, भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, और इसमें जो इतना क्लिष्ट शब्द है कि उसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर आपका ध्यान एक लाइन से, एक वर्ड से ज़रा सा भी इधर उधर गया तो फिर समझ लीजिए आपको पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी दोबारा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे कवि हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनके बारे में कहते हैं कि इनका जन्म जो है पंजाब के रोहतक ज़िले के गुरियानी गांव में
गुरियानी गांव में जो है संवत 1922 में हुआ था और मृत्यु जो है 1964 में हुआ था, संवत में है। ठीक है, ये जो है वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। पहले जो है इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, बालमुकुंद गुप्त ने। कहते हैं कि पहले जो है 2 उर्दू पत्रों का इन्होंने संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र वंगवासी के संपादक हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंगवासी पत्रिका भी इन्हीं का है, बालमुकुंद गुप्त का। वंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र, ठीक है, भारत मित्र के प्रधान संपादक बन गए। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे। ठीक है, ये लाइन महत्वपूर्ण है। जैसे आपको मैंने कई बार बताया है आप सभी को कि कथन में जो है ऐसे प्रश्न आते हैं, ABCDE करके देगा, उसमें से एक जो है कथन गलत होगा, 4 सही होंगे। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, मिलान वाले भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कहते हैं आगे कि अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे, छेड़छाड़ कभी कभी जो है कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण, ठीक है, भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती भाग 6 संख्या 11, ठीक है, सरस्वती पत्रिका आप ध्यान रखिएगा, सरस्वती में जो है अपने इनकी प्रसिद्ध जो रचना है, आलोचनात्मक रचना है भाषा और व्याकरण शीर्षक के लेख में किस शब्द को लेकर इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया था, तो अनिस्थिरता शब्द को। ठीक है, अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। किसको? बालमुकुंद गुप्त को। आगे देखिए, आगे कहते हैं और इन्होंने आत्मा राम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली। ठीक है, तो अनिस्थिरता शब्द लेकर जो है आलोचना किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आत्माराम नाम से किसने किया? तो बालमुकुंद गुप्त ने। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। ठीक है, आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विहंगड़ा के लिए जो है सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक देकर बहुत फवता हुआ आल्हा कल्लू अलहैत के नाम से लिखना पड़ा। ठीक है, कल्लू अलहैत के नाम से जो है इनको लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखेंगे, पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुप्त निबंधावली किसकी रचना है? आलोचनात्मक रचना है, तो किसका है ये? बालमुकुंद गुप्त का। ठीक है, गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। उनके रत्नावली नाटिका, ठीक है, रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। रत्नावली नाटिका भी इन्हीं का है। आगे देखिए, आगे कहते हैं गुप्त जी ने समसामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध इन्होंने लिखा है। शिव शंभू के चिट्ठे जो UGC नेट के सिलेबस में भी है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है ना, बहुत प्रसिद्ध है, ये बालमुकुंद गुप्त जी का ही है। ठीक है, गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये गुप्त जी के बारे में देगा, अब वहाँ पे उनके जो है कथन दे देगा। ठीक है, गुप्त जी तो नहीं लिखेगा वहाँ पे, ठीक है, वो लिखेगा इनकी भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण है। ठीक है, ये जो है लाइन आ सकता है। किसी प्रकार का विषय हो तो गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती है। और कहते हैं कि वे पहले उर्दू के अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती फिरती। और आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ठीक है, बालमुकुंद गुप्त लिखिए और उनके नीचे जो एक एक लाइन लिखते चलिए। यहाँ पे क्या था? बहुत चलती और फड़कती, है ना, फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णन के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार का भाव जो है लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है शिव शंभू के चिट्ठे से जो है थोड़ा सा यहाँ पे नमूना दिया गया है,
तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग शिव शंभू के चिट्ठे पढ़े होंगे, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनको पता ही होगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग वीडियो स्टॉप करके। आगे देखिए पंडित गोविंद नारायण मिश्र, इनके बारे में कहते हैं यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र, ठीक है, यानी गोविंद नारायण मिश्र के जो है फुफेरे भाई थे पंडित सदानंद मिश्र। पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि, ठीक है, सार सुधा निधि जो किसकी रचना है, तो पंडित सदानंद मिश्र पत्र के, ठीक है, सार सुधा निधि पत्र के कुछ समसामयिक, ठीक है, समसामयिक नहीं सामयिक है ना, सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सार सुधा निधि जो पत्रिका है वो किसका है, तो सदानंद मिश्र का। इसको जो लेकर जो है, इस पत्रिका को लेकर जो है गोविंद नारायण मिश्र जो है कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे, ठीक है, जो पुस्तकाकार छपकर अस्थायी साहित्य में परिणित न हो सका, ठीक है। आगे कहते हैं अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतः प्रकाशित किया था, ठीक है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के बारे में कह रहे हैं। इनकी लेखन शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार, ठीक है, कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। तो कवि और चित्रकार लेख जो है किसका है, तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र का है। आगे कहते हैं गद्य के संबंध में इनको धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी, ठीक है। लिखते समय बाढ़ और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, लेकिन मुझे पता था कि ये महत्वपूर्ण है तो इसलिए मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस लेखक को जो है अपने निबंध लिखते समय या अपनी जो लेखनी करते समय उनके दिमाग में जो है या उनके मन में संस्कृत के कौन कवि रहते थे, तो बाढ़ और दंडी, ठीक है। पर यहाँ प्रसिद्ध बात यह है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाढ़ और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, बिल्कुल, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं विचार को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं, विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ी के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पूरा मुझे पढ़ाने का मतलब उद्देश्य यही था कि यहाँ पे मुझे बताना था कि इनकी लेखनी के समय जो है जब ये लिखते थे तो इनके ध्यान में जो है बाणभट्ट और दंडी थे, ठीक है। आगे कहते हैं कि पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास के गूंथे शब्दगुच्छे, ठीक है, गूंथे शब्दगुच्छों का एक अटाला समझिए, ठीक है। तो प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि, ठीक है, या किस गद्य लेखक के रचनाओं को जो है इन्होंने गूंथे शब्दगुच्छों का एक अटाला कहा है, ठीक है। तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र के, ठीक है। आगे कहते हैं जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते थे वहाँ भी पदछटा ही ऊपर दिखाई पड़ता था। शब्दावली दो प्रकार की रहती थी, संस्कृत की भी और ब्रज भाषा काव्य की भी, ठीक है। इतना इनके बारे में महत्वपूर्ण था। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं ये बाबू साहब, ठीक है, बाबू साहब इनको बुलाते थे, है ना। कहते हैं इनके बारे में कि नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास हिंदी के संबंध में लेख लिखते आए हैं। कौन, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में ये लेख जो है लिखते आए हैं बाबू श्याम सुंदर प्रसाद जी। आगे कहते हैं जैसा आप हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आगे कहते हैं अपनी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं कि उसमें जो है इनकी भाषा में अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। इनकी जो भाषा है उसमें जो है ध्यान रखिएगा अरबी फारसी विदेशी शब्द जो है नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योगदान दिया, ठीक है।
आगे देखिए, बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। ठीक है, यानी श्याम सुंदर दास जो है, इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने जो है बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। यानी उस समय के जो भी लेखक थे, जो अपना लेखन कार्य करते थे, उन जो सामग्री जो लेते थे वो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे उनको लिखना होता था, निबंध वगैरह, तो उनके लिए जो है उनका श्रेय ये बाबू श्याम सुंदर दास को देते हैं। ठीक है, सामग्री के लिए। आगे कहते हैं कि हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा अपने साहित्य का इतिहास, कवि के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन परिचय हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भागों में आपने संग्रहित किया। ठीक है, तो हिंदी गोविंद रत्नमाला जो है किसका है, तो बाबू श्याम सुंदर दास का है। तो ध्यान रखिएगा 2 भागों में है ये। ठीक है, 2 भागों में आपने संग्रहित किया। आगे कहते हैं कि शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें आपने लिखे। ठीक है, एक भाषा विज्ञान, दूसरा हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन। ये शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन से हैं भाई? भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, साहित्य तथा साहित्यालोचन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कवि पे, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इनके बारे में कहते हैं कि ये जो है हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वाले में कलकत्ते के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर इनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं। ठीक है, इनके अधिकांश लेख जो है भाषण मात्र हैं, अस्थाई विषयों पर ये लिखे हुए निबंध नहीं, यानी किसी अस्थाई विषयों पर जो है ये निबंध नहीं लिखते थे। जब जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि इन्होंने जो है अस्थाई विषयों पर निबंध नहीं लिखे हैं, भाषण मात्र है इनका जो भी इन्होंने निबंध लिखा है। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपके सामने है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना ही आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहते हैं कि इनका जन्म जयपुर के एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 को हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। ठीक है, पंडित चंद्र क्या है यहाँ पे मिटा हुआ है ना, चंद्रधर होगा, है ना। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा के संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर या मेयो कॉलेज के अध्यापक रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस कॉलेज के ये अध्यापक थे, तो मेयो कॉलेज अजमेर में। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, उसके बाद जो है ये पीछे काशी हिंदी विश्वविद्यालय, पहले ये अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक थे, फिर बाद में जो है पीछे का मतलब इधर मत जाइएगा, आगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये काशी विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। पर हिंदी के दुर्भाग्य से, आगे देखिए कहते हैं, पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत 1977 में इनका जो है परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदपूर्ण प्रकृति के थे। आगे इनके बारे में लिखते हैं कि गुलेरी जी ने सरस्वती पत्रिका में जो है इन्होंने कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक, ठीक है, समालोचक नामक एक मासिक पत्रिका अपने संपादकत्व में जो है इन्होंने निकलवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समालोचक पत्रिका। ठीक है, किसने निकलवाया था? तो गुलेरी जी ने। कहते हैं आगे कि उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं हमें देखने को न आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ से। ठीक है, कहते हैं कि ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती, वह जो है और किसी लेखक में नहीं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे कहते हैं कि इसके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों में लाई गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहु के कम से कम बहुश्रुत है ना, बहुश्रुत है।
बहुज्ञ यानी जानने, जो जानने वाला हो, ठीक है। आगे कहते हैं इसके कछुआ धर्म, ठीक है, इसके नहीं सॉरी इनके कछुआ धर्म और मारस मोह कुठाऊं, ये दो जो है इनके निबंध हैं। ये दोनों निबंध आप लोग ध्यान रखिएगा, नामक लेख से उद्धरण दिए जाते हैं। अब ये दोनों निबंध हैं इनके, ठीक है। इनसे जो उद्धरण यहाँ नीचे दिया गया है उसको मैंने लिया नहीं है, ठीक है। ये जो है अभी तक हमने जिन लेखकों की बात की निबंध की शैली में, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे देखिए शुक्ल जी क्या लिखते हैं अलग से, ये थोड़ा अलग से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पहले कवि है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि इसी द्वितीय उत्थान, हम द्वितीय उत्थान पढ़ रहे हैं, द्वितीय उत्थान में प्रकरण 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि इसी द्वितीय उत्थान के भीतर यानी द्विवेदी युग के भीतर हम 2 ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा में उद्दीप्त नूतन भाव भंगी के दर्शन होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि द्वितीय उत्थान में, इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही हम ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, इनके निबंध तो कम हैं, ठीक है, पर जिनके लेखकों की जो भाषा है वो एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत के विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भाव भंगी के दर्शन होते हैं। उसमें जो है पहले कवि हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अब यहाँ पे देखेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में क्या कहते हैं शुक्ल जी। कहते हैं कि सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा, ठीक है। सरस्वती के पुराने पाठक, सरस्वती पत्रिका के जो पुराने पाठक थे उनमें से जो है बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले थे। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। आगे कहते हैं उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज़ है, ठीक है। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उनकी बहुत कुछ शक्ति है, लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो हाईलाइट किया उसको हम देखते हैं। आगे कहते हैं कि उनके निबंध भावात्मक कोटि के कहे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसीलिए मैं हाईलाइट करके लाती हूँ ताकि जो है टाइम बर्बाद ना हो आप लोगों का। जो मेन पॉइंट है जो जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे तो मैं जिनके पास बुक नहीं है वो बता देंगे, मैं PDF दे दूँगी, ठीक है ना। देखिए कहते हैं कि उनके निबंध जो है भावात्मक कोटि के हैं। पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसके निबंध जो है भावात्मक कोटि के हैं, तो अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है। यद्यपि कहते हैं कि यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है, इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। आप सभी को पता है मजदूरी और प्रेम जो है ये जो है निबंध UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, जिसको मैंने पढ़ाया भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, ठीक है। तो ये 3 निबंध जो इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जो है दूसरे कवि हैं यहाँ पे बाबू गुलाब राय, ठीक है। इनके बारे में कहते हैं कि इस कोटि के दूसरे लेखक हैं, यह जो है इस कोटि के दूसरे लेखक हैं जिन्होंने कम निबंध लिखा, ठीक है। बाबू गुलाब राय MAL, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, छोटा करूँ थोड़ा, ठीक है। इस कोटि के दूसरे लेखक हैं, ठीक है। कौन? बाबू गुलाब राय। आगे कहते हैं बाबू गुलाब राय जो है MA LLB, ठीक है, MA LLB, उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध किसने लिखा है? तो बाबू गुलाब राय ने। जैसे कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, ये निबंध हैं इनके, ओके। समाज और कर्तव्य पालन, फिर भी निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों, ठीक है। 1 मिनट, फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों, ठीक है। नहीं ये जो है एक ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों, ठीक है। ये 4 इनके निबंध हैं बाबू गुलाब राय के। यहाँ पे जो आगे लिखते हैं कि फिर निराशा क्यों एक छोटी सी पुस्तक है, फिर निराशा क्यों जो है एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें जिसमें कई विषयों पर जो है बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध लिखे गए हैं। यानी फिर निराशा क्यों जो है एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें जो है कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यास के लिए
यानी अभ्यासपूर्ण जो है निबंध लिखे गए हैं। कहीं आगे कहते हैं इन्हीं में से एक कुरूपता भी है। ठीक है, तो कुरूपता जो निबंध है बाबू गुलाब राय का है। अगर पूछ ले कि किस में संग्रहित है तो फिर निराशा क्यों में है, क्यों इसी में होगा ना, होना चाहिए पढ़ने के हिसाब से तो यही लग रहा है ना। फिर निराशा क्यों छोटी सी पुस्तक है, उसमें जो है कई विषयों के छोटे छोटे जो है अभ्यासपूर्ण निबंध लिखे गए हैं। आगे कहते हैं कि इन्हीं में से जो है कुरूपता भी है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा पूरा। यहाँ पे मैंने ये पेज रखा हुआ है। अब हम आते हैं समालोचना पे। समालोचना में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समालोचना में पढ़ूंगी नहीं समझ में आपको आएगा तो आप जो है आलोचना सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक, ठीक है, सभी के पास होगा, नहीं होगा तो मैंने उसकी क्लासेस ली हैं, वो क्लास देखिएगा। वहाँ पे आलोचना पूरा बुक को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, वहाँ पे जो है आलोचना का जो टॉपिक है वो पढ़िएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का ही पूरा वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा क्योंकि 1 लाइनर में वहाँ पे दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं समालोचना। कहते हैं शुक्ल जी, समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जा रहा है। कहते हैं कि समालोचना या आलोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता है। आलोचना क्या, आलोचना का मतलब किसी की आलोचना करना, यानी मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ तो उनके बारे में सब कुछ लिखूंगी ना, उनके गुण को भी लिखूंगी, उनके दोष को भी लिखूंगी, है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जा रहा है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है, अब यहाँ पे संस्कृत साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है कि कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया करता था और जिन्हें पुष्ट समझता था। ठीक है, आगे कहते हैं उन्हें दोषों के उदाहरणों में जो है देता था। ठीक है, संस्कृत साहित्य के बारे में जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं फिर जिसे उनकी राय नापसंद होती थी। ठीक है, फिर जो है जिसे उसकी राय नापसंद होती थी वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पदों में दोष दिखाता था और जो है बुरे ठहराए हुए पदों के दोष का परिहार करता था। ठीक है, जो अच्छे पद जो होते थे उनमें दोष दिखाए जाते थे और जो बुरे ठहराए हुए पदों में जो है दोष का जो है परिहार कर दिया जाता था। ठीक है, आगे कहते हैं इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता था वो था अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन। ठीक है, उसकी पूर्ति कवि की स्तुति में 2-1 श्लोकबद्ध उक्तियाँ कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे केवल निर्णयात्मक समालोचन। ठीक है, समालोचना की चाल बहुत दिनों तक कुछ जो है उठ गई। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं इसको पढ़ने का। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कहते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य में समालोचना या आलोचना का पहल जो है सबसे पहले किससे हुआ, तो गुण दोष। ठीक है, गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, आगे कहते हैं लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। ठीक है, लेखों के रूप में आलोचना का जो है सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में हुआ था। ठीक है, लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी ने अपनी आनंद कादंबरी में शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना जो है किसने शुरू किया था, तो पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर ने अपनी रचना आनंद कादंबरी से जो है शुरू की थी। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और बड़ी कड़ी आलोचना। ठीक है, कड़ी आलोचना जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था। यानी बद्रीनाथ चौधरी ने अपनी रचना आनंद कादंबरी में जो है लाला श्रीनिवास दास के
संयोगिता स्वयंवर नाटक का जो है उन्होंने आलोचना किया है, जिसमें जो है उन्होंने दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया है। ठीक है, आगे कहते हैं कि उत्त पत्रिका में निकाली थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास, ठीक है, हिंदी कालिदास की आलोचना थी। ध्यान रखिएगा, हिंदी कालिदास की आलोचना किसकी पुस्तक है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, जो इसे द्वितीय उत्थान के आरंभ में निकली। ठीक है, आगे कहते हैं कि इसमें लाला सीताराम बीए का अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार में दिखाए गए हैं। किसमें? तो हिंदी कालिदास की आलोचना में। हिंदी कालिदास की आलोचना जो पुस्तक है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इसमें जो है लाला सीताराम बीए, ठीक है, लाला सीताराम बीए का अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार पूर्वक दिखाए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यह कहते हैं कि यह जो है अनुवादों की समालोचना थी। आगे देखिए, यहाँ से द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक, ठीक है, यह जो है तीसरी पुस्तक है कालिदास की निरंकुशता। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता भी द्विवेदी जी की पुस्तक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसमें जो है भाषा और व्याकरण, ठीक है, कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे प्रतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में जिसे जो है संस्कृत के विद्वान लोग जो हैं वो कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक जो है हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फ़ायदे के लिए लिखी गई यह ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता। यानी कि हिंदी के लिए लिखा गया है या संस्कृत के लिए लिखा गया है, ये जो है समझ में नहीं आता, ये शुक्ल जी कहते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि कवियों का बड़ा भारी वृत्त संग्रह, कवियों का बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसने जो है पहले शुरुआत किया? तो मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था। यानी कवियों का बड़ा भारी वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद जो है तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक जो है समालोचनात्मक ग्रंथ निकाल लिया था। ठीक है, आगे कहते हैं जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि वे अब जो है इसमें सबसे नई बात क्या थी कि देव बड़े हैं कि बिहारी, इस विवाद को लेकर इन्होंने जो है यह हिंदी नवरत्न लेख इन्होंने लिखा था। ठीक है, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए कहते हैं, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना, ठीक है, उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। यानी देव बड़े की बिहारी, इसका जो है ये सबसे पहले इसका शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, इस विवाद को किसने शुरू किया था? तो मिश्र बंधु ने। कहते हैं इसके उपरांत पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक जो है निकाली, जिसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सप्तती की रचना की। आर्या सप्तशती, ठीक है, आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पदों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल जो है दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच जो है बिहारी को रखकर दिखाया है। ठीक है, यहीं तक जो है क्लास थी। ठीक है, अब क्लास समाप्त होती है यहीं पे। आलोचना के लिए यहाँ पे जो है उतना अच्छा से दिया नहीं है, मुझे भी उतना समझ में नहीं आया। इससे अच्छा तो मुझे गोविंद पांडे की बुक में जो है आलोचना जो दिया गया वहाँ पे आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम टू सेम समझ लीजिए, इसी बुक का है वो, है ना। तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ। ठीक है।